हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है आईएएस और जो पीसीएस होता है उसका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कुंडली में। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछना है, और आजकल तो ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता ही है कि हम सिविल सर्वेंट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो उस केस में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको देखने चाहिए कि हाँ ये होगा, तो फिर हम इसमें कह सकते हैं कि हाँ ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो आप इस ओर जा सकते हैं, वरना फिर इसको छोड़ दीजिए और कुछ ही और चीज में ट्राई कीजिए। क्योंकि इस तो तैयारी करने वाले लोग बहुत हैं और पूछने भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन वही है ना कि सीट्स कम है तो अधिकतर चांसेस होता है कि ना हो। लेकिन वो कौन से केसेस ऐसे होंगे जिसमें चांस है कि हाँ इस व्यक्ति का हो सकता है, इसको फर्दर स्टडी करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो उसको कैसे देखते हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हम्म आईएएस और उच्च अधिकारी बनने के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर राशियों की महत्ता। ये एक लाइन ये क्यों आई है कि स्थिर राशियों की महत्ता। देखिए कि कुंडली में ना मतलब अगर कोई ग्रह स्थिर राशि में जाता है तो ये माना जाता है कि वो एक जगह फोकस्ड होकर के अपना फल दे सकता है। या फिर मान लीजिए कि अगर अधिकतर ग्रह स्थिर राशि में है, स्थिर राशि यही रिप्रेजेंट करती है कि व्यक्ति एक जगह टिक सकता है, रुक सकता है, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार नहीं आ रहे हैं। तो स्थिर राशियां अच्छी मानी जाती है आईएएस पीसीएस के योग के लिए कि व्यक्ति में भटकाव नहीं। क्योंकि इस जो ये जो परीक्षा होती है इसमें हो सकता है कि आपने एक बार दिया, आपको सफलता नहीं मिली, फिर आपका मन भटक गया, आप दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा है जो निरंतर प्रयास किया, 2-3 बार में उसका हुआ, तो उस केस में जरूरी है कि अधिकतर ग्रह उसके स्थिर राशियों में जाए। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सी राशियां होती हैं, कौन से ग्रह इसमें जाना चाहिए, ताकि वो स्थिर होकर के फोकस होकर एक जगह लग करके काम करे। क्योंकि इसमें धैर्य और पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो स्थिर राशियां महत्वपूर्ण होती है। फिर उसके बाद इसमें कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं, तो पंचम भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। आप जानते हैं कि 5वां भाव से बुद्धि को देखा जाता है। तो पंचम का संबंध तो होना ही चाहिए कि पंचम को देखना ही चाहिए कि पंचम भाव में कैसे ग्रह हैं, पंचमेश की क्या स्थिति है। और छठा भाव नौकरी का होता है, जो सेवा होते हैं, जो सर्विस हम देते हैं। 10वां भाव आपका कह लीजिए कि कर्म का होता है, जो कि प्रोफेशन हम देखते हैं, इसलिए 10वां भाव इम्पोर्टेंट है। और 11वां भाव आप जानते हैं कि एक तो लाभ भाव होता है, उसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और छठे से छठा होने की वजह से भी आपका 11वां भाव महत्वपूर्ण है सर्विस और इन सब पेशों के लिए। जैसे 11वां भाव एक तरीके से उच्च स्तर के सम्मान को भी दिखाता है, तो जो लोग इस नौकरी में होंगे वो लोग बहुत सम्मानित भी होते हैं। तो उस केस में भी 11th हाउस की महत्ता है। फिर उसके बाद कुछ एक ऐसे नक्षत्र भी होते हैं जिसमें कि लगन लग्नेश जाए, या आपका चंद्रमा जाए, या फिर दशमेश जाए, तो फिर वो एक तरीके से आपको ग्रोथ देता है। जैसे कुछ ऊंचे उठने वाले नक्षत्र होते हैं, अभी हम इसमें बताएंगे कि कौन से नक्षत्र हैं। तो उन नक्षत्रों में ग्रहों का जाना, दशमेश का जाना भी एक तरीके से दिखाता है कि व्यक्ति ऊंचाई पे जाना पसंद करेगा। उसके अंदर एक आग है कि वो अपने को उसमें झोंके हुए हैं, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसको सफलता मिल सकती है। तो नक्षत्रों का भी इसमें रोल आता है। फिर आपका आता है सूर्य और चंद्र। देखिए कि सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो इन 5 ग्रह जैसे कि आपका गुरु, शनि, बुध, मंगल और शुक्र, इनसे अलग कैटेगरी में माना जाता है। ये अलग अपना जो सूर्य चल रहा है ये अलग एक तरीके से चमकते रहते हैं। इवन कर्क राशि और सिंह राशि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लीक से हटके अगर कुछ आप देखना चाहते हैं तो उसमें कर्क और सिंह वाले बहुत अधिकतर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सूर्य चंद्र को कुंडली में जरूर देखना चाहिए कि उसमें से कोई एक बली है क्या। ऐसा ना हो कि कुंडली में सूर्य चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, तो फिर वो अच्छा योग नहीं है। तो सूर्य चंद्र की महत्ता है। फिर उसके बाद आपका आता है पंचमेश की महत्ता। अगेन ये हमने भावों के बारे में बात कर ही ली थी कि पंचम, छठा, दसम, 11वां भाव। लेकिन यहाँ पर जो इस केस में जो पंचम भाव की महत्ता थी ये बुद्धि के रूप में थी कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, वो उस परीक्षा को पास कर पाएगा कि नहीं। लेकिन दूसरा केस ये है कि इस सर्विस में क्या होता है कि आपको निरंतर अपने को एक तरीके से एडवांस करना रहता है, पब्लिक से जुड़ना रहता है, और दुनिया भर का तमाम कागज पत्तर और काम रहता है। तो यदि व्यक्ति की बुद्धि उतनी सही नहीं रहेगी या उससे दशम का संबंध नहीं आएगा, तो फिर वो उतना अच्छा नहीं है। तो इस केस में पंचमेश का जो है, हम संबंध की बात कर रहे हैं कि पंचमेश का दसम से कैसा संबंध आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं, या फिर आपके पंचमेश का
छठे से संबंध आ रहा है कि नहीं, यानी कि आपकी बुद्धि का आपके सर्विस से कोई संबंध आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि इस केस में जो भी सिविल सर्वेंट ऑफिसर होते हैं उनको तमाम ऐसे बौद्धिक कार्य या बौद्धिक निर्णय लेने पड़ते हैं, जो कि अगर उनका उस कुंडली में पंचमेश का संबंध दर्शन से नहीं आएगा तो फिर वो योग क्षीण हो जाता है आईएएस बनने के लिए। तो पंचमेश की भी महत्ता है। फिर उसके बाद उच्च भाव की महत्ता। अब ये उच्च भाव उसमें कहाँ से आ गया? देखिए कि उच्च भाव कहते हैं आपके तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव को। तो इनके जो भी स्वामी होते हैं ना, अगर इनका लगन लगने से संबंध आता है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर ऊंची इच्छाएं है, वो ऊंचा जाना चाहता है। क्योंकि ये सब जो एक तरीके से पोस्ट होती है ना, ये बहुत हाई अथॉरिटेटिव लेवल की पोस्ट होती है। उनके दस्तक में एक तरीके से सिग्नेचर में वो पावर है कि उससे कई लोगों का जीवन संवर सकता है, बन सकता है। तो एक तरीके से चाहिए कि उस पोस्ट को व्यक्ति जो चाहता है उसके लिए काफी मेहनत करे। तो उस केस में उच्च भाव की बहुत महत्ता है कि वो जो धड़क होती है, वो जो एक इच्छा होती है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़िए। तो उच्च भाव के स्वामी का संबंध यदि लगन लगने शर्मा से आए आपके कुंडली के तो ये अच्छा है। और इसमें अगर उच्च भाव में कोई एक पापी ग्रह बैठा हो तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आता है सूर्य और शनि की महत्ता। ये तो हमने कुछ नियम के बारे में बात की, एक इसको आप एक कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर आता है सूर्य शनि की महत्ता। अब ये क्या है? देखिए कि सूर्य और शनि ये दो ही ग्रह हैं जो इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम आते हैं। जैसे सूर्य जिसको कि अथॉरिटी से जोड़ा जाता है, जिसके पास पावर है, सत्ता है, वो एक तरीके से उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा है। और शनि जो कि पब्लिक है, आम जो मासेस होता है, उससे शनि को जोड़ के देखा जाता है। तो यदि सूर्य और शनि दोनों का आपस में संबंध हो जाएगा, यानी कि आप और मासेस यानी कि जुड़ गया, तो दोनों का अगर संबंध है और दोनों की महत्ता है, क्योंकि दोनों तरह की चीजें इसमें आती हैं। आप ऑथराइज किए जाते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए। तो इन दोनों केस में हम सूर्य शनि दोनों ही इसके कारक होते हैं, तो दोनों को इसमें महत्व दिया जाता है। अब इसमें देखना क्या चाहिए, तो देखिए कि सबसे पहली लाइन लिखी है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। ये क्या लिखी हुई है? अधिकतर कुंडलियों में सूर्य और शनि का प्रभाव आना। अब ये अधिकतर कुंडलियां क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने लगन कुंडली देखी, उसमें पाया कि दशम भाव में सूर्य बैठा है, या दसवें के साथ सूर्य बैठा है, या दसवें भाव में शनि बैठा है। ऐसे मान लीजिए आपने मोटा माटी लग्न कुंडली में पाया। फिर उसके बाद आपने दशमांश देखा, उसमें भी आपको दशम भाव में सूर्य मिला या शनि मिला, या फिर दसवें के साथ सूर्य मिल गया, या फिर मान लीजिए कि लगन में आपका सूर्य मिल गया दसवांश कुंडली के। ऐसे ही एक कुंडली बनती है कारकांश कुंडली, इस पे भी हमारा एक वीडियो है, आप चाहे तो उसको देखिएगा। उसमें यदि मान लीजिए कि सिंह राशि लगन में उदित हो रही हो, या फिर सूर्य की दृष्टि आ जाए जेमिनी दृष्टि से, इस पे मेरा वीडियो है कारकांश कुंडली पे। आप हम इसको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसको पहले देख लीजिएगा। क्योंकि ये हम आगे का भाग पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अधिकतर कुंडली में, चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे दशमांश कुंडली हो, चाहे कारकांश कुंडली हो, उसमें कई बार जैसे कि सूर्य और शनि का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा हो बार बार, तो ये बहुत अच्छा होता है आईएएस पीसीएस बनने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि सूर्य शनि कितनी ज्यादा कुंडलियों में जो भी करियर के लिए देखा जाता है, जैसे कारकांश कुंडली जेमिनी ज्योतिष में करियर के लिए देखा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोफेशन बताने के लिए कि आप कौन से प्रोफेशन में, किस तरीके के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो उसमें केस में उसको जाना जाता है। तो हम लगन, दशमांश और कारकांश तीन कुंडली से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य और शनि उसमें आपके आने चाहिए, बार बार रिपीट होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है सूर्य और शनि की भावगत स्थिति, यानी कि सूर्य और शनि किस भाव में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए 1 5 9 में सूर्य बैठा है, या फिर आपका 2 6 10 में सूर्य बैठा है, जो माना जाता है ना धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये इस पे एक रिसर्च की गई थी। एलएस एस्ट्रोलॉइड सूत्रा एक चैनल है, उसमें नितिन कश्यप सर ने इस पे एक रिसर्च की गई थी। तो उसके भी कुछ नियम इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि सूर्य शनि कि अलग अलग भाव में इस कॉम्बिनेशन को मजबूती दे देते हैं। अभी हम बताएंगे ये किसमें जाने पे बेहतर रहेगा। अभी नीचे स्लाइड लगाई हुई है मैंने। तो कहने का मतलब है कि सूर्य शनि की भावगत स्थिति को देखेंगे कि वो अधिकतर किस भाव में गए हैं। फिर सूर्य शनि के आपस में स्थिति क्या है, जैसे सूर्य शनि साथ में बैठे हैं तो अच्छा होगा, या फिर सूर्य शनि आमने सामने समसप्तक बैठे हैं, या सूर्य शनि मान लीजिए कि एक दूसरे से नवम पंचम बैठे हैं, तो कौन सी स्थिति ज्यादा बेटर है आईएएस के लिए, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। फिर सूर्य शनि के दशमांश के देवता, हाँ ये क्या है? ये देखिए कि ये आपके ये जानने में मदद करता है। एक इस पे भी मेरा वीडियो है कि आपके जो भी सूर्य शनि जो कि इस सर्विस को दिखाते हैं,
तो इस सर्विस में मोटा मोटी 4 प्रकार की सर्विस होती है। एक आईपीएस वाली सर्विस होती है, जिसमें कि एक तरीके से थोड़ा सा पुलिस विभाग का काम होता है। एक आईएएस वाली सर्विस होती है, और एक आपका आईएफएस होता है, जिसमें कि थोड़ा सा विदेश से संबंध आता है, और एक आपका आईआरएस तरीके से होता है। तो अगर मान लीजिए जो दसमांश के देवता बताए गए हैं उसमें अधिकतर ग्रह या फिर सूर्य शनि, मान लीजिए इंद्र में जाता है तो फिर वो प्रॉपर आईएएस के लिए है। अग्नि में जाता है तो फिर वो व्यक्ति आईपीएस में सफल हो सकता है, और अनंत में जाता है तो आईएफएस में सफल हो सकता है, और अगर कुबेर में जाता है तो आईआरएस के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो देवता से आप इस तरीके के डिवीजन में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक जो अंतिम आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि सूर्य और शनि का बल, कि भाई दोनों ग्रह कुंडली में सूर्य शनि बलवान है कि नहीं बलवान है। क्योंकि इस केस में क्या देखा गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो ऊपर कॉम्बिनेशन मैंने डिस्कस किए हैं वो आप पा जाते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य का बल कमजोर है या फिर शनि का बल कमजोर है, तो हो सकता है कि व्यक्ति को जो सबसे ऊंची पोस्ट है आईएएस वो ना मिल करके थोड़ा सा वो पोस्ट नीचे की मिले, आईआरएस मिल जाए, या फिर कुछ उससे थोड़ी सी छोटे लेवल की पोस्ट मिल जाए। तो ये बल में आपको मिलेगा कि अगर हो सकता है कि जो सेम कॉम्बिनेशन दो व्यक्तियों की कुंडली में हो, लेकिन एक व्यक्ति आईएएस है एक व्यक्ति पीसीएस है, तो इसमें एक अंतर यही आएगा कि उसका एक व्यक्ति का सूर्य बहुत बली होगा या शनि बहुत बली होगा, और दूसरे व्यक्ति का सूर्य शनि कमजोर होगा। तो इस केस में बल का भी आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य शनि बलवान है या फिर नहीं बलवान। अब हम बात करते हैं नियम क्या है। इसको तो मैंने समझा दिया मोटा माटी, लेकिन इसको देखेंगे कैसे। तो स्थिर राशि में अगर लगन आ जाए, जैसे आपकी स्थिर राशियां होती हैं, वृषभ हो गया आपका, और आपका एक तरीके से सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया, और आपका कुंभ हो गया, ये 4 स्थिर राशियां होती हैं। तो स्थिर राशि में अगर लगन पड़ जाए, लग्नेश पड़ जाए, चंद्रमा स्थिर राशि में हो, या फिर दशमेश पड़ जाए, तो ये फोकस्ड होके काम करने के लिए बेहतर है। और यानी कि आप एक जगह फोकस्ड होकर के किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज को प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। तो ये देखिए कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही योग होना ही चाहिए, लेकिन आपको जितने कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर वो बेहतर है। तो स्थिर राशियों में अगर ग्रह है तो ये बहुत अच्छा है। फिर चंद्र सूर्य में से कोई एक बली हो, जैसे मान लीजिए कि सूर्य अपने दशम भाव में हो, दिग्बल के करीब हो, उच्च का हो, चंद्रमा मतलब अमावस्या का ना हो, पीड़ित ना हो, बहुत ज्यादा नीच का ना हो, तो उस केस में सूर्य चंद्रमा को बली माना जाता है। सूर्य किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो ये अच्छा माना जाता है। तो सूर्य चंद्रमा में से किसी एक का बलवान होना तो बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपका एक नियम आता है कि अष्टक वर्ग में आपके छठे और 11वें भाव में 28 से ज्यादा बिंदु हो। ये अष्टक वर्ग भी मैंने आपको समझा रखा है कई वीडियो में इस पे। तो छठा भाव क्योंकि सर्विस का होता है, तो अगर उसमें 28 से ज्यादा बिंदु होंगे तो ये दिखाता है कि आप सर्विस और सेवा के उसमें क्षेत्र में जा सकते हैं। और 11वें भाव में 28 से ज्यादा बिंदु होना ये दिखाता है कि मतलब व्यक्ति के जीवन में लाभ के केस में अच्छा रहेगा, पैसे वैसे कमाएगा, और छठे से छठे होने की वजह से भी 11वां भाव महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों भाव में 28 से ज्यादा बिंदु हो तो ये भी अच्छा है। फिर उसके बाद एक चीज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचमेश का संबंध, जो भी आपकी बुद्धि है, ठीक है, उसका संबंध छठे भाव से आ जाए तो बहुत अच्छा है। उसके स्वामी से आ जाए तो बहुत अच्छा है, यानी पंचमेश छठे में चला जाए, छठे के स्वामी के साथ बैठे, या छठे भाव को देख रहा हो, या फिर पंचमेश का संबंध दशम भाव में आ जाए। ये कॉम्बिनेशन मतलब कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है आईएएस और आईपीएस या आईएएस पीसीएस बनने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन चार्ट में एक तरीके से होना ही चाहिए कि फिफ्थ लॉर्ड का संबंध किसी भी तरीके से सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड या 10th हाउस या 10th लॉर्ड से आ रहा हो, तो ये अच्छा माना जाता है। यानी कि आपने जिस जिस चीज में अपनी बुद्धि लगाई, जिसके लिए तैयारी की, जिसके लिए मेहनत की, उसका संबंध आपके कर्म से जुड़ रहा है। तो एक तरीके से देखिए बहुत लोग होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनका सफलता नहीं मिलती, तो वो यही केस है कि भाई आप बौद्धिक रूप से तो आपने सारी तैयारी की, उतना ही विषय पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन उसका संबंध आपके कर्म से नहीं आया, तो फिर उस केस में वो इच्छा आपकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाई और आप उससे वंचित रह गए। लेकिन अगर पंचमेश का संबंध आपके कर्म से है, छठे भाव सेवा भाव से है, तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली आपने जो पढ़ाई की है आप उस चीज को सेवा में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है अगर पंचमेश का संबंध छठे और 10वें भाव से आ जाए। फिर ये कुछ नक्षत्र हैं जो कि ऊंचाई के लिए अच्छे माने जाते हैं, जैसे मघा हो गया। मघा को हम एक थ्रोन से देखते हैं, यानी कि जो कोई ऑथराइज व्यक्ति है जो कुर्सी पे बैठा है, उसके उसके सिग्नेचर में बहुत पावर है एक तरीके से कह लीजिए। तो आपका लगन मान लीजिए मघा में है, लग्नेश मघा में, या कर्म का कारक शनि मघा में, दशमेश मघा में, तो बहुत अच्छा है। ऐसे उत्तरा फाल्गुनी हो गया, धनिष्ठा, कृतिका, जैसे कृतिका के देवता अग्नि से जोड़ के देखा जाता है, तो वो एक तरीके से व्यक्ति में एक धड़क होती है आगे बढ़ने की। तो कृतिका हो गया, ज्येष्ठा हो गया,
इन नक्षत्रों में लगन लगने 10 मेष हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और व्यक्ति में एक तरीके से एक आग होती है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद आपका आता है उपचे भाव। मैंने बताया ही था कि अगर उपचे भाव में कोई पापी ग्रह हो तो व्यक्ति में एक जिद होती है, वो किसी भी चीज को जल्दी से छोड़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी को प्रथम बार में सफलता नहीं मिली तो एक व्यक्ति है जिसके उच्च भाव में शुभ ग्रह थे, उसने कहा चलो जाने दो। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके उच्च भाव में पापी ग्रह है तो वो उसको जल्दी से छोड़ेगा नहीं, प्रयास करेगा। ठीक है, और इसमें अगेन वक्रत का भी प्रभाव आता है कि लगने वक्री हो तो भी वो व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। तो उच्च भाव में अगर तीसरे छठे 10वें 11वें में एक पापी ग्रह हो किसी भाव में तो ये बहुत अच्छा है। या फिर उच्च भाव के स्वामी, कोई भी दो उच्च भाव के स्वामी, जैसे मान लीजिए आपके तीसरे छठे के स्वामी या 10वें 11वें जो चारों के स्वामी बनते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ अगर 3 6 11 जोड़ देंगे तो त्रिशदाय भाव हो जाएगा। तो उसमें दशम का संबंध आना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि तीसरे 10वें के स्वामी लगन को देख रहे हैं या फिर 10वें 11वें के स्वामी लगन लगने से संबंध बना रहे हैं, तो ये भी व्यक्ति की मतलब इच्छा देने के लिए, इच्छा को बल देने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उच्च भाव के स्वामियों का लगन लगने से संबंध हो तो ये भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ नियम आपका कि जो आपको देखना रहेगा। अभी हम इसको उदाहरण कुंडली में भी बात करेंगे कि कैसे इसको लगाना है। फिर उसके बाद सूर्य शनि का नियम। अब देखिए कि हमने बात की थी ना कि सूर्य शनि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूर्य जो अथॉरिटी को दिखाता है और शनि आपका पब्लिक डीलिंग को दिखाता है। तो सूर्य अगर जितनी भी कुंडलियों में आपके जो भी कुंडली आप देख रहे हैं मान लीजिए जिसकी, अगर सूर्य धर्म त्रिकोण में, धर्म त्रिकोण यानी कि मान लीजिए 1 5 9 में बैठा है, पहले भाव में सूर्य है, पंचम भाव में सूर्य है, नवम भाव में सूर्य है तो बहुत अच्छा है। मोक्ष त्रिकोण 4 8 12 में सूर्य है तो बहुत अच्छा है। जैसे धर्म और मोक्ष, इसमें अगर सूर्य जाता है ना तो सूर्य करप्ट नहीं होता। जैसे सूर्य एक समझ लीजिए कि सात्विक ग्रह माना जाता है। भले वो पापी है लेकिन सूर्य में ये नहीं है कि वो अनैतिक काम करे या फिर बेईमानी करे। तो सूर्य एक तरीके से अपने एथिकल वे में काम करने को प्रमोट करता है व्यक्ति को। तो वो धर्म त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देता है का, और आपका मोक्ष त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देता है। जो अर्थ और जो काम त्रिकोण है उसमें सूर्य उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो सूर्य आपका अगर धर्म और मोक्ष त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा। और जो शनि है वो आपका काम त्रिकोण में हो, यानी कि 3 7 11 में हो शनि, तो ये बहुत अच्छा है, वो मेहनती बनाता है शनि। तो आप जब भी कुंडली देखिए तो देखिए कि सूर्य और शनि आपके धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण में है या फिर नहीं है। उल्टा नहीं मत कर दीजिएगा कि सूर्य को आपने काम में बैठा दिया और शनि को धर्म में बैठा दिया। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि यही नियम सर्वमान्य नियम है, हम ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन मिले तो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये तय हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति प्रॉपर आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए जा सकता है। और जितने कम कॉम्बिनेशन मिले या फिर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे, जैसे मान लीजिए कि चर राशियों में बहुत से ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य मान लीजिए कि मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, शनि आपका धर्म त्रिकोण में बैठा है, तो फिर ये एकदम उल्टा कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर वो उतना अच्छा नहीं है ना। तो वही चीज है, जैसे यहाँ पर हमने नक्षत्र की बात की मघा उत्तरा फाल्गुनी। अब मान लीजिए कि किसी का जो नक्षत्र है वो पुष्य है या फिर वो जो बहुत स्वाति नक्षत्र है, तो उसके इसमें थोड़ा सा योग जो है वो क्षीण हो जाएगा, उतनी ज्यादा एक तरीके से ग्रेव नहीं आएगी अंदर से व्यक्ति को वो चीज करने की, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद शनि सूर्य की आपस में स्थिति, कि शनि सूर्य कैसे बैठे हैं। देखिए कि ये जो सूर्य शनि वाला नियम बता रहे हैं ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये नीतिन कश्यप सर की एक रिसर्च की गई थी तो उन्होंने ये इसमें निकाला था कि अधिकतर कुंडलियों में सूर्य शनि 4 10 बैठे थे तो बहुत अच्छा है आईएएस पीसीएस बनने के लिए। यानी कि सूर्य शनि का जो आपस में संबंध है, सूर्य से शनि चौथे बैठा हो या शनि से सूर्य 10वें बैठा हो तो ये बहुत अच्छा है। 9 और पंचम बैठे हो तो ये भी बहुत अच्छा है। 3 11 बैठे हो तो ये भी बहुत अच्छा है। और 1 7 बैठे हो यानी कि सूर्य से शनि सामने बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है आईएएस पीसीएस के लिए, क्योंकि उस केस में शनि को एक एडिशनल बल मिलेगा, वो वक्री हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। फिर आपका आता है दशमांश कुंडली में सूर्य शनि के साथ हो, यानी कि 10 जो D10 चार्ट है उसमें देखिए कि कहीं सूर्य शनि के साथ तो नहीं है, सूर्य शनि की राशि में तो नहीं है, या फिर शनि सूर्य की राशि में तो नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा दशमांश कुंडली में शनि सिंह राशि में बैठा हुआ, या फिर दशमांश कुंडली में शनि लगन में आया, या दशमांश कुंडली में जो सूर्य की राशि सिंह राशि है उसी से दशमांश शुरू हो रहा हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य शनि का D10 चार्ट में आपको दशम भाव में मिल जाए, लगन में मिल जाए, सूर्य शनि आपस में साथ बैठे मिल जाए, सूर्य शनि की राशि में हो, शनि सूर्य की राशि में हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है आईएएस पीसीएस
की ओर जाने के लिए। फिर जो अंतिम नियम है सूर्य शनि षडबल में बलवान हो, जितना षडबल उनको रिक्वायर रहता है, अगर उतना बली है तो फिर ये बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि षडबल में कमजोर होंगे और बाकी नियम आपको मिल रहे हैं, तो फिर वो पोस्ट जो है ना वो प्रॉपर आईएएस ना होकर के थोड़ा सा लो लेवल की पोस्ट मिलती है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए कि अब हम कुंडली के बारे में बात करते हैं, जैसे देखिए कि ये एक कुंडली है। इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लगन को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमको वो कॉम्बिनेशन मिले जिन जिन कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमने स्थिर राशियों के बारे में बात की थी कि स्थिर राशियों में कैसे ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लगन ही एक तो स्थिर राशि में आया, वृश्चिक एक स्थिर राशि होती है, फिर उसमें दशमेश भी आपका स्थिर राशि में बैठा है, लाभेश भी स्थिर राशि में बैठा है। तो ये तो हमारा बहुत अच्छा हो गया कि भाई स्थिर राशि में ही लगन पड़ता है, और जो दशमेश है उसमें स्थिर राशि में बैठा है, और जो लाभेश है वो भी स्थिर राशि में बैठा है। और इसमें देखिए कि जो हम बात कर रहे थे कि सूर्य धर्म त्रिकोण में हो, तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य धर्म त्रिकोण में भी है। शनि हम बात कर रहे थे कि शनि 3 7 11 में है, तो शनि आपका 3 7 11 में है। हमने बात की थी कि भाई जो उपचय भाव है उसमें किसी भी एक भाव के स्वामी के साथ 10वें भाव का संबंध आ जाए। तो इसमें देखिए कि आपका जो भी जितने भी उपचय भाव है, यानी कि तीसरे भाव हो गया आपका, 10वां भाव हो गया और 11वां भाव हो गया, इनके स्वामी का आपस में एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया कि ये देखिए कि ये उपचय भाव के दोनों स्वामी 10वें 11वें के स्वामी आकर के लगन में बैठे हैं। तो व्यक्ति के अंदर एक ग्रीव है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसकी उसको जाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर हमने बात की थी कि पंचम भाव के स्वामी का संबंध दशम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पंचमेश है आपका, ये जो गुरु बनेगा इस कुंडली में, इस पंचमेश का संबंध एक तो छठे भाव से भी वो अच्छा है, ये छठे भाव को देख रहा है, पंचमेश बली अपनी राशि का है। फिर उसके बाद ये पंचमेश 10वां भाव को भी देख रहा है, तो वो भी संबंध हमें मोटा माटी मिल गया। यानी कि जिन जिन नियमों पे लगभग वो हमने बात की थी उसमें से कई नियम पे ये चीज लगती हुई प्रतीत हो रही है, और ये फुलफिलमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कारकांश कुंडली में वो आया, जैसे हमने बात की थी कि रिपीट होना चाहिए। जैसे सूर्य यहाँ पर देखिए कि सूर्य यहाँ पर आपका दशमेश बना वो मरकरी के साथ है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बाकी कुंडलियों में सूर्य शनि का संबंध आया, और देखिए कि इस दशमेश को शनि देख भी रहा है, यानी कि इनका दशमेश स्वयं सूर्य बना और इसको शनि देख रहा है, यानी कि सूर्य शनि का एक तरीके से प्रभाव आ गया, आपस में कॉम्बिनेशन बन गया। फिर उसके बाद देखिए कि हम कारकांश कुंडली में देखते हैं, तो इसमें देखिए कि जो कारकांश का लगन है वो अगेन जो सूर्य की राशि है उसी से उदित हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर कारकांश का लगन इसी सूर्य शनि की राशि से उदित हो रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन मतलब बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने लेकिन इस कुंडली को प्रायोरिटी नहीं दी है, प्रायोरिटी हमने लगन को दी है कि लगन कुंडली में सूर्य शनि का संबंध मिला था, दोनों आपस में देख रहे थे। तब यहाँ पर जो कारकांश कुंडली है या फिर दशमांश कुंडली है उसमें एक कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि सिर्फ इसमें देख लिया, दशमांश कुंडली में देख लिया और उसके अनुसार प्रिडिक्ट करने लगे, नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि लगन में कॉम्बिनेशन जरूर मिलना चाहिए, तभी उसके बाद ही आप कारकांश कुंडली या दशमांश कुंडली में बढ़ेंगे। कोई भी चीज लगन को सुपरसीड नहीं कर सकती, पहले आपको लग्न को जांचना बहुत जरूरी है। पहले अगर आपने लग्न को जांच लिया है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कुछ कॉम्बिनेशन हमें मिले, सूर्य शनि आमने सामने मिला, स्थिर राशियों में ग्रह मिले, पंचमेश का संबंध मिला छठे भाव से 10वें भाव से, तो जो चीजें हमने ऊपर बात की थी और वो चीजें यहाँ पर हमको मिली। फिर हम आगे बढ़े कि अच्छा हम देखते हैं कि बाकी कुंडलियों में क्या सूर्य शनि जिनको हमने लिया था कि इनका संबंध आना चाहिए आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य की राशि उदित हो रही है, जो कि बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इस लगन को कौन से ग्रह देख रहे हैं, तो हमको जैमिनी दृष्टि लेनी पड़ेगी। तो जैमिनी दृष्टि से यहाँ पर देखिए कि मंगल और शुक्र यहाँ पर इसको देख रहा है, तो कुछ खास ऐसा अभी सूर्य शनि तो नहीं देख रहे थे खैर, लेकिन सूर्य की राशि उदित हुई तो इतना अच्छा है। मंगल शुक्र देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ शुक्र क्योंकि शुक्र तुला राशि में बैठ करके यहाँ देख रहा है, तो कुछ हो सकता है पैसे से संबंधित कोई काम हो। या फिर मंगल देख रहा है तो कोई पुलिस विभाग संबंधित भी काम हो सकता है, अगर आईएएस और उस क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो विभाग अगर हमको चुनना होगा तो। खैर ये दो तीन चीजें हम इनको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगेन दशमांश कुंडली में यहाँ पर देखिए कि जो एक तरीके से स्थिर राशि ही उत्पन्न हो रही है, यानी कि दशमांश कुंडली भी आपका स्थिर राशि वृश्चिक राशि से उदित हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कि दशमांश कुंडली में शुक्र यहाँ पर बैठा है, और कारकांश कुंडली में शुक्र यहाँ पर यहाँ से देख रहा था इसको, तो शुक्र की महत्ता थोड़ी सी बढ़ गई कि इनके कार्य क्षेत्र में शुक्र का थोड़ा सा रोल ज्यादा आना चाहिए। जैसे जो कारकांश कुंडली थी उसमें शुक्र यहाँ से देख रहा था जैमिनी दृष्टि से, जैसे जैमिनी दृष्टि में हर स्थिर राशि को चर राशियां दिखती है, ऐसे ही जो दशमांश कुंडली यहाँ पर शुक्र
बैठा है और इसमें देखिए कि दशमांश कुंडली का जो दशमेश है, जो कि सूर्य बना, उसके साथ ही शनि यहाँ पर बैठा है। यानी कि दशमांश कुंडली में सूर्य शनि की युति हो गई। तो अगेन हमको यहाँ से देखिए कि इस कुंडली में क्या हुआ था कि दशमेश को सूर्य देख रहा था, सूर्य शनि का आपस में संबंध था। यहाँ पर हमको मिला कि सूर्य की राशि उदित हो रही है, जो कि बहुत अच्छा है। D10 चार्ट में हमने देखा, जो कि दशमांश कुंडली है, उसमें देखा कि दशमेश के साथ ही शनि बैठा है और सूर्य शनि की युति भी है लाभ भाव में। तो अगेन ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ से भी देखिए कि D10 चार्ट का भी जो पंचमेश है वो अगेन लग्न को देख रहा है, जो कि अच्छा है बौद्धिक दृष्टि से भी, कि आप अपने बुद्धि का अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे। फिर एक नियम पे हमने बात की थी कि अष्टक वर्ग के बिंदु कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि छठे भाव में भी 28 से ज्यादा बिंदु है, 11वें भाव में भी 28 से ज्यादा बिंदु है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। फिर हमने बात की थी कि सूर्य शनि का बल, लेकिन अगर हम बल में देखें तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो गया है। यहाँ पर 0.75 ही लिखा है षड। और ऊपर से शनि आप देखिए तो शनि का भी बल मतलब जो एवरेज बल है, ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, उससे शनि ऊपर नहीं गया। जैसे यहाँ पर देखिए कि बुध ऊपर गया है, गुरु ऊपर गया है, शुक्र आपका ऊपर गया, लेकिन सूर्य शनि कमजोर हो गए। तो इस केस में क्या है कि अब कॉम्बिनेशन तो हमको सारे मिले, लेकिन सूर्य शनि क्योंकि थोड़े से कमजोर रह गए, क्षीण रह गए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको प्रॉपर प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा या आप कोई बड़ा अधिकारी बन जाएंगे। हो सकता है कि उससे थोड़ा सा नीचे लेवल की पोस्ट मिले। तो खैर, ये एक जातिका का चार्ट है। और ये जातिका आईआरएस ऑफिसर है, यानी कि एक तरीके से जो रेवेन्यू विभाग में काम करते हैं। अगेन देखिए कि उस शुक्र का संबंध बार बार आ रहा था, और इतना सारा कॉम्बिनेशन होने के बावजूद क्योंकि सूर्य शनि थोड़ा सा कम बनी थे, तो उस केस में क्या हुआ कि इनको जो है आईआरएस की पोस्ट दी। तो ये इस चार्ट में घटित हुआ। अब हम दूसरे चार्ट पे बात करते हैं। ये देखिए कि एक दूसरा चार्ट है। अगेन फिर से इसमें हमें उन्हीं नियमों को जांचना पड़ेगा कि क्या सूर्य शनि का आपस में कोई संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो दोनों की स्थिति कैसी है। जैसे पहली कुंडली में सूर्य शनि आपके समसप्तक थे, इस कुंडली में देखिए कि सबसे पहला नियम हमारा स्थिर राशियों वाला था। तो आप देखिए कि जो लगन है वो आपका द्विस्वभाव राशि में उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो लग्नेश है यहाँ पर देखिए कि वो स्थिर राशि में गया है। जो आपका दशमेश है, आपका जो बुध बनेगा वो भी स्थिर राशि में है, सूर्य भी स्थिर राशि में है, इनका शनि भी स्थिर राशि में, यानी कि स्थिर राशि में हमको अधिकतर ग्रह मिले। और विशेष कर की जो ग्रह हमको चाहिए था, दशमेश चाहिए था, लग्नेश चाहिए था, वो हमें स्थिर राशि में मिला। तो स्थिर राशि वाला हमारा नियम तो बहुत अच्छे से लग गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सूर्य शनि का कैसा संबंध है। तो देखिए कि यहाँ पर जो सूर्य है उसको शनि यहाँ पर देख रहा है, और दोनों की आपस में स्थिति 4-10 है। ये भी बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि क्या दशम दशमेश पर सूर्य शनि का कोई असर आया। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दशमेश बुध आपका बनेगा, बुध के साथ एक तो सूर्य बैठा है, ऊपर से जो ये शनि है, ये शनि अपनी 10वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। यानी कि इस कुंडली में जो दशमेश बना, उस पर क्या कहते हैं आपका एक तरीके से शनि का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, यानी कि सूर्य शनि दोनों का प्रभाव इस कुंडली पे दशमेश पर भी आ गया। ये भी बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि क्या पंचमेश का संबंध दशमेश से आया या छठे भाव से आया। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पंचमेश बना, ये शनि बना, यहाँ से ये शनि छठे भाव को देख रहा है, और ये शनि आपका ये जो युति हो रही है लग्नेश और दशमेश, और जो दशमेश है, दशमेश को भी देख रहा है, यानी कि जो पंचमेश है उसका संबंध छठे से भी आ गया, दशम से भी आ गया। हमने बात की थी कि किसी एक से आ जाए, यहाँ पर दोनों से आ गए, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया था वो बहुत अच्छे से इस कुंडली में आ रहा है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर मघा नक्षत्र आ जाए, उत्तरा फाल्गुनी आ जाए, तो वो अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए कि जो कर्म का कारक है शनि, यहाँ पर देखिए कि ये मघा नक्षत्र में ही बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छा है, एक श्रोण को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में भी ये भी हमको कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर हम बात करते हैं कि कारकांश फोल्डिंग में क्या आया। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमने सूर्य शनि को एनालिसिस किया कि उनका आपस में कैसा संबंध है, दशमेश पर सूर्य शनि का प्रभाव है कि नहीं है। फिर हम कारकांश कुंडली पे बढ़े। अब कारकांश कुंडली में हमको दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर देखिए कि शनि यहाँ पर लगन में बैठा है, और जो राशि उदित हो रही है अगेन वो सिंह राशि से कारकांश कुंडली उदित हो रही है। तो कहने का मतलब है कि हमें सूर्य की राशि मिल गई, शनि उसमें बैठा मिल गया, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। यानी कि कारकांश कुंडली में भी हमें सूर्य शनि रिपीट हो गया। फिर हम D10 चार्ट में आते हैं। तो D10 चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर शनि हमको लगन में मिला, उच्च का शनि यहाँ पर लगन में बैठा है। हालांकि सूर्य का शनि से ऐसा कोई संबंध नहीं आया, लेकिन हमने बात की थी कि या तो
शनि का संबंध आ जाए या फिर सूर्य का संबंध आ जाए, और दोनों का संबंध आपस में लगन कुंडली में हो, तो ये भी मतलब कि हम अच्छा ही मानेंगे, खराब नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर शनि लगन में बैठा है, जो कि ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद देखते हैं इनका अष्टक वर्ग, तो यहाँ पर छठे भाव में 28 से ज्यादा बिंदु है। हालांकि 11वें भाव में कुछ बिंदु कम हुआ, लेकिन ये बहुत कम नहीं है, मतलब 20 नहीं है, 25 से ऊपर ही है। तो ये भी सामान्य सी स्थिति है। और यहाँ पे छठे भाव में 28 से ज्यादा बिंदु तो है ही। फिर अगर हम बल की बात करें, तो ये देखिए कि सूर्य यहाँ पर इस कुंडली में सबसे ज्यादा बली है। इसको 1.54 सत्यंश का बल मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। और शनि भी लगभग लगभग बलवान है, मतलब 0.96, ये थोड़ा सा ही क्षीण है, लेकिन इसको हम बलवान की कैटेगरी में मानेंगे कि सूर्य शनि इनका दोनों ही बली है। तो अब क्या मतलब हुआ, क्या इस कुंडली में हमको योग मिले? तो हाँ, हमें योग तो बहुत अच्छा मिला। हमने बात की थी कि सूर्य धर्म त्रिकोण में हो, वो भी अच्छा है। हालांकि शनि आपका काम त्रिकोण में ना ही है, नहीं है, लेकिन कोई एक योग, जितने ज्यादा कुंडली में जितने अधिकतर योग मिलते जाते हैं उतना ही अच्छा है। सूर्य शनि की आपस में स्थिति अच्छी है। दशमेश पर आपका सूर्य शनि का प्रभाव है, जैसे दशमेश के साथ सूर्य बैठा है, दशमेश को शनि देख रहा है। पंचमेश का संबंध दशम से आ गया, छठे से आ गया। कारकांश कुंडली में हमें शनि मिल गया, दशमांश कुंडली में हमें शनि मिल गया। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए हो सकता है? अष्टक वर्ग में भी बहुत अच्छा है। तो अब इस केस में हमें कॉम्बिनेशन भी मिल गया, बलवान भी ग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ऑफिसर बनने के लिए ये बहुत अच्छा चार्ट है। अब ये चार्ट आप सुन लीजिए किसका है। ये चार्ट है, ऐसा बोला जाता है, पहली महिला आईपीएस रही थी किरण बेदी जी का। तो उनकी ये कुंडली है, आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इनके चार्ट थे। अब हम एक और कुंडली पे बात करते हैं। ये कुंडली देखिए, इसमें हम जांचने की कोशिश करेंगे कि हमें जिन कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात की थी, क्या वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए कि लगन ही स्थिर राशि से शुरू हुआ है, जो कि अच्छा है। लग्नेश अगेन स्थिर राशि में गया है, जो कि बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं कि भाई जो दशमेश है उसकी स्थिति क्या है, उस पर सूर्य शनि का ऐसा कोई प्रभाव है? तो दशमेश खुद शनि बना है, हालांकि वो 12वें भाव में बैठा है। और सूर्य शनि आपस में 4-10 बैठे हैं। 4-10 बैठना हमने अच्छा लिया था, कोई ऐसा विशेष बुरा नहीं लिया था। लेकिन इस चार्ट में दशम भाव पे या दशमेश पर सूर्य शनि का ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं आया कि मान लीजिए शनि को सूर्य देखता हो, या दशम भाव को सूर्य देखता हो, या दशम भाव को शनि देखता हो। हालांकि छठे भाव को शनि देख रहा है, जो कि अच्छा है, लेकिन पहली दो कुंडलियों के मुकाबले थोड़ा सा क्षीण योग है। फिर हम देखते हैं कि पंचमेश की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि पंचमेश आपका बुध बनेगा, और जो कि यहाँ से आपका 10वें भाव को देख रहा है और छठे भाव के स्वामी के साथ है। ये बहुत अच्छा हो गया। हमने बात की थी ना कि पंचमेश का अगर संबंध आपके 10वें भाव और छठे भाव के स्वामी से हो जाए, तो ये सबसे अच्छा योग है। फिर यानी कि इस कुंडली में हमें लेकिन उतना कॉम्बिनेशन नहीं प्राप्त हुआ, जितना कि पहले दो कुंडलियों में मिला था कि सूर्य शनि का प्रभाव दशम भाव पे हो, दशमेश पर हो, और फिर जो पंचमेश है उसका संबंध भी दशम से आ रहा हो। हालांकि स्टिल ये कुंडली भी आईएएस या आईपीएस के लिए अच्छी है, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे। हमको आगे चलना पड़ेगा कि कारकांश कुंडली और दशमांश कुंडली में क्या योग आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कारकांश कुंडली मीन राशि से युक्त हो रही है, इसमें राहु बैठा है। तो और वैसे भी जो द्विसुभा राशियां होती है वो आपस में एक दूसरे को देखती है। तो यहाँ पर इस पे केतु की एक तरीके से दृष्टि आएगी, और किसी ग्रह का कुछ खास ऐसा प्रभाव नहीं आया। तो कारकांश कुंडली में भी हमें जो सूर्य शनि हम डिस्कस कर रहे थे वैसा कुछ नहीं मिला। फिर हम दशमांश कुंडली देखते हैं। तो दशमांश कुंडली आप देखिए कि इनका जो डिटेल चार्ट है, इसमें सूर्य जो है वो लगन को देख रहा है, जो कि ये बहुत अच्छा है। और शनि लाभ भाव में बैठा है। इसका जो दशमेश है वो अगेन शनि की राशि में गया है, तो कुछ हद तक दशमांश भी हमें सपोर्टिव मिला। हालांकि उतना सपोर्टिव नहीं है कि जितना कि कह लीजिए कि पहले दो कुंडलियां थी कि उसमें सूर्य शनि लाइन से आते जा रहे थे। फिर हमें दिखता है कि यहाँ पर छठे भाव में भी कम बिंदु है, 28 से कम है, और 11वें में भी कम है। मतलब हमें चाहिए था 28 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो, तो वो भी थोड़ा सा कम दिखता है। बल में हमने देखा तो सूर्य का बल थोड़ा सा क्षीण है, हालांकि शनि इस कुंडली में बलाबल है। तो अब हम इस कुंडली में क्या कहेंगे कि आईएएस नहीं बन सकते? हालांकि योग तो इसमें भी था। जो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग के बारे में हमने बात की थी कि पंचमेश का संबंध दशम से आ जाए या फिर छठे भाव के स्वामी के साथ आ जाए। इसमें तो दोनों है। सूर्य शनि की स्थिति भी आपस में अच्छी है, 4-10 बैठे हैं, जो कि हमने अच्छा लिया था। लेकिन वही है कि सूर्य धर्म त्रिकोण में नहीं है, जो कि व्यक्ति को एथिकल बनाया है उस तरीके से। और जो शनि है वो आपका मोक्ष त्रिकोण में गया है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। कारकान कुंडली में यहाँ पर राहु आ गया। राहु के कारकत्व तो आप जानते हो थोड़ा सा
मतलब कि दूसरे तरीके के कार्य क्षेत्र को दिखाता है, तो उसका बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन तो नहीं मिला। तो अब सुन लीजिए इस केस में हुआ क्या है। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का चार्ट है, अरविंद केजरीवाल जी का जो पॉपुलर चार्ट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वही मैं देख रहा था। तो मुझे नहीं पता कि कितना सही है, लेकिन देख करके थोड़ा सा सही ही लगता है। इनके बारे में माना जाता है कि पहले आईएएस थे, फिर उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो हालांकि क्या ये लंबे समय तक आईएएस उस पोस्ट पे रहे, तो नहीं, वैसा नहीं था कि लंबे समय तक रहे, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। और यहाँ पर देखिए कि ये जो राहु भी आ रहा है कारकान कुंडली में, वो भी कुछ अलग चीजें शो कर रहा है, आप जानते हैं। तो वही चीजें कि वो उस तरीके की भी चीजें इसमें इस कुंडली में शो हो रही है। बाकी आप लगा लीजिएगा, मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको बता दी कि क्या क्या कॉम्बिनेशन मायने रखते हैं। और इसमें बस कुछ, जैसे कि चलिए नियम के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन जो कुछ क्या जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि पंचमेश का संबंध लगन कुंडली में दशम भाव और या फिर छठे भाव के स्वामी छठे भाव से आए। एक ये महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि जो सूर्य शनि है, उसका संबंध दशम, किसी भी एक ग्रह का संबंध दशम भाव से आ जाए, छठे भाव से आ जाए, दोनों की आपस में स्थिति अच्छी हो, जैसे छठे आठवें ना बैठे हो सूर्य शनि, या फिर दो बारह ना बैठे हो। और जो बाकी कुंडलियां मैंने बताई कि कारकांश कुंडली और जो दशमांश कुंडली है, उसमें भी सूर्य शनि बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे कारकांश लगन आपका शनि की राशि से शुरू हो रहा हो, उसको सूर्य देख रहा हो, या फिर शनि उसमें बैठा हो। दशमांश कुंडली के जो लगन है उसको सूर्य देख रहा हो या फिर शनि देख रहा हो, या फिर सूर्य दशमांश कुंडली में शनि की राशि में हो, शनि सूर्य की राशि में हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें दो योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य शनि वाला और आपका पंचमेश वाला। स्थिर राशियों में भी ग्रह हो तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो उन नियमों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप इन नियमों को जो चार्ट है उस पे लगाइए, मुझे बताइए कि कितना लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका कुछ हद तक क्रेडिट एनएस टीम को भी जाता है, जिन्होंने इस पे ओरिजिनल रिसर्च की थी। कुछ नियम मैंने उसके भी इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि भाई नियम तो लगते हैं तो उसको इसमें शामिल तो करना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।